नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। आप यकीन करें या न करें, लेकिन जब भी मैं इन शब्दों का उच्चारण करता हूं कि हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन और भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, आपसी अखलाक मोहब्बत, आपसी भाईचारा, आपसी सद्भाव को अपनाने का जो मैं अर्ज करता हूँ, विनती करता हूँ नम्रता के साथ, हमको व्यक्तिगत रूप से बहुत एक आनंद की अनुभूति होती है। आप इस जो मैं कह रहा हूँ इस पर आप यकीन करें या न करें, ये आपका पूर्ण अधिकार है, लेकिन जो हमको अनुभूति होती है। दूसरा, भारतीय अवाम ताकत दल और खास वो उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा के जितने भी उपचुनाव होंगे, आजमगढ़ है और ये आपका रामपुर है जहाँ पर ये आजम खां थे, आजमगढ़ से अखिलेश जी थे, तो इन लोगों ने जो सीटें खाली की हैं उसमें जब भी उपचुनाव होगा भारतीय अवाम ताकत दल ने फैसला किया है कि आजमगढ़ से मैं खड़ा हूँगा और हमारी जो भारतीय अवाम है और उत्तर प्रदेश लोकसभा क्षेत्र की उनसे विनती है कि आप जो है भारतीयता के पक्ष में, भारतीय भाईचारा के पक्ष में, भारतीय भाईचारा की कितनी ज़रूरत है ये आप सभी लोग जानते होंगे। बाकी भी जब सत्ता आती है तो आपकी ख्वाहिशों के अनुसार, आपकी इच्छाओं के अनुसार और आपके जो अंदर जो इच्छा है उसके अनुसार भी वो ये आपको सेवा और भारतीय नागरिक की प्रतिष्ठा बख्शते हुए, देते हुए इस सेवा करेगा। इतना ही हम वो विश्वास दिला सकते हैं। बाकी तो जब इसका अवसर आएगा और 2024 में जब आप सभी लोग आशीर्वाद देंगे और सभी जो ये काले अंग्रेज के रूप में जो विघटनकारी ताकतों को नष्ट में नाबूद करेंगे, भारतीय अवाम ताकत दल को आशीर्वाद देकर के सत्ता का उपकरण थमाएंगे, तो मुल्क की सेवा, देश की सेवा, अपने अवाम की सेवा और किस भारतीय वातावरण में जो इस देश को बहुत जरूरत है उस सेवा भी देगा। तो फिलहाल इतना ही मैं कह सकता हूँ कि आजमगढ़ की जो हमारी भारतीय अवाम है, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं, उनके लिए एक विनती है कि मैं उस क्षेत्र से जब भी चुनाव होगा मैं वहाँ से कंटेस्ट करूँगा और आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मैं आप लोगों के समक्ष में आऊँगा। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, आजमगढ़ में एक शिवली कॉलेज है,
उस शिवली कॉलेज का मैं प्रोडक्ट हूँ, तो इससे भी लगाव है कि शिवली कॉलेज का मैं एल्यूमनी हूँ, तो क्योंकि लगाव तो है ही। और वैसे भी शिवली कॉलेज शायद वो सुनने में आया कि वो ऑटोनॉमस कॉलेज बन गया है, तो एक प्रतिष्ठित वो शिक्षण संस्था है वो, जहाँ का मैं वो प्रोडक्ट हूँ। तो लगाव है हमारा वहाँ से, और वहाँ की जो हमारी भारतीय आवाम से अपना नाता रिश्ता है। तो एक तो ये जानकारी, और इसके बाद जितनी भी विधानसभाओं के चुनाव होंगे 2024 के पहले, जैसे कि इसी साल वो शायद गुजरात के और हिमाचल के, गुजरात और हिमाचल की विधानसभाओं के चुनाव होंगे। अगले साल जो है ये तीनों, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इनमें भी ये भाग लेगा। और 2024 में तो मैं कह चुका हूँ, पूरी ताकत के साथ, पूरी गंभीरता के साथ सभी 5 से 43 सीटों पर भारतीय जनता दल जो है सभी सीटों से जो है पूरी ताकत और गंभीरता के साथ जो है वो कंटेस्ट करेगा। और इसी के साथ एक सूचना और, कुछ कारणवश ये जो वीडियो है तारीख 24 से लेकर तारीख 30 अप्रैल 2022 तक वो जारी नहीं हो पाएंगे। मैं फिर से डेट बोल रहा हूं, तारीख 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक, मतलब एक हफ्ता 7 दिन वो जारी नहीं हो पाएंगे। तो इसके लिए कोई अन्यथा मत लीजिएगा। और फिर इसके बाद 1 मई से जो नियमित जो है वो जारी होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। और इस बात को मैं दोहराना चाहता हूं कि ये नवरात्रि और रमजान दोनों हमारे इस मुल्क के पवित्र अवसर हैं, दोनों, और दोनों का सम्मान किया जाना चाहिए हमारे सभी भारतीय भाई बहनों के द्वारा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जिस दिन वो शुरू हुआ था, यानी 2 अप्रैल से शायद, हमने अपने सभी भारतीय भाई बहनों को दिल खोल करके ये शुभकामना दी थी कि आप हमारे सभी भारतीय भाई बहन आपसी भाईचारे के साथ, आपसी सद्भाव के साथ एक दूसरे का सम्मान करते हुए इन दोनों अवसरों को मनाएं। लेकिन दुख होता है कि हमारे भारतीय समाज में कट्टरवादी तत्व किस कदर हावी हैं, और जो एक सामाजिक समरसता हो सकती थी और होनी चाहिए, एक कट्टरवादी तत्व जो है उसको तबाह करने पर तुले हुए हैं। और ये कट्टरवादी तत्व कई रूपों में है। हम सभी भारतीय भाई बहनों का फर्ज बनता है कि उनको ठीक से पहचानें। उदाहरण के लिए, कल एक वीडियो पर मैं देख रहा था, तो अब देखिए, इस भारत में अजान भी होगी और भी होगा। और अजान तो आज 12 साल से जो कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन इस मुल्क में करीब 12 साल से पहले, और उसके पहले बल्कि जब वो इस्लाम का वहाँ शायद जन्म भी नहीं हुआ था, उसी के आसपास जो है तब से यहाँ पर इस्लाम पंथ यहाँ पर आ चुका था। और उसी समय की मस्जिदें भी हैं, गुजरात में भी, केरल में भी। तो इस पंथ का ने जो कुछ इस मुल्क को दिया है, तो वो करीब
बहुत पुराना है, तो उसमें अजान भी हो, तो अजान कोई आज कोई नई चीज़ नहीं है। अजान जो है बराबर होती रही है। उसमें यही है कि अजान का जो ध्वनि का जो स्तर है, ध्वनि की जो शोर का स्तर है, वह नियंत्रित रूप में होना चाहिए। CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ध्वनि प्रदूषण के हिसाब से 45 से लेकर 55 45 to 55 डेसिबल जो है वो ध्वनि के शोर का वो स्तर की इकाई है। फ्रॉम 45 to 55 डेसिबल जो है वो वही जो उसी की अनुमति है। अब देखिए, हमारे चाहे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन हो, चाहे हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन हो, क्या ये आपसी समझ विकसित नहीं कर सकते कि भाई जो ध्वनि का स्तर है अजान का, अजान तो एक है और जिसका सम्मान सभी भारतीय भाई बहनों के द्वारा किया जाना चाहिए। अब ध्वनि का स्तर जो है क्या 45 से 55 के बीच में सीमित करके सद्भाव बनाने की यानी कोशिश नहीं करनी चाहिए? ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा, और भारतीय जनता दल बराबर ये विनती कर रहा है कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन और हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय बहन समझदारी का परिचय दें। लगता है समझदारी काफी हद तक जो है वो गायब हो गई है, गैर मौजूद हो गई है, अनुपस्थित है। नहीं तो साधारण सी बात कि जो है अजान का जो है ध्वनि शोर, ध्वनि का जो शोर का स्तर है 45 और 55 के बीच में रखें और सभी लोग इसका सम्मान करें। बहुत साधारण सी बात, बहुत छोटी सी बात, लेकिन साधारण सी छोटी सी बात का पालन न करते हुए कितनी नफरत का सबब ये बन रहा है। और हमने देखा कि कोई जी हिंदुस्तान का एक एंकर कह रहा कि अब देखिए, तो ये समझदारी की बात है जो कि की जानी चाहिए। देखिए, मैं शासन में नहीं हूं, लेकिन जो अनुभवों के आधार पर जो कुछ भी ये विचार बन सकता है उन्हीं को मैं कह रहा हूं, जिससे कि आपसी सद्भाव बढ़े और नफरत न फैले और कट्टरवादी तत्वों की दाल न गले, इसलिए मैं कह रहा हूं। तो और इसी तरह के और भी मसले होंगे जिसको आपसी समझदारी से उसका समाधान जो कि संभव है निकाला जाना चाहिए। लेकिन है सबसे इसमें जो क्या कहते हैं कि घृणित और कष्टकारी जो पहलू है, हैकड़ी वाली जो मानसिकता है, वो सबसे घृणित पक्ष है उसका। हैकड़ी से ये समाज नहीं चलेगा कि मेरी चलेगी, ऐसा नहीं है। ये पूरी व्यवस्था सिर्फ कुछ लोगों की नहीं है, पूरी व्यवस्था पूरे देश की है। इसलिए आपसी समझ की आवश्यकता हर वक्त है। तो वो एंकर, अब देखिए अजान की बात है, उसके ध्वनि स्तर की बात है कि 45 से लेकर 55 के बीच में उसको सीमित किए जाने की बात है। वो एंकर जी हिंदुस्तान का करा कि अच्छा इतना ही की बात है, तो समझदारी करके जो है अजान का जो स्तर है 45 से 55 के अंदर करके और एक
शांति सद्भाव का माहौल बनाने की जरूरत है। अब ये न करके अब उसके जवाब में चालीसा पाठ। एक इंग्लिश में कहावत है, 2 wrongs do not make a right। 2 गलतियां मिलकर के एक साथ वो सही नहीं बना सकते हैं। मान लीजिए उन्होंने ध्वनि का स्तर जो है 45 से 55 के बीच में वो सीमित नहीं रख सके, तो उसके जवाब में चालीसा पाठ। तो यही तो होती है हैंकड़ी के यही सब नमूने हैं और अंदाज है। समझदारी, ये देश कितना खूबसूरत है, तरह तरह की आस्था रहने वाला, हम इस पर गर्व करते हैं। और समझदारी के अभाव में ये सारा कुछ हमारी जो भावना है कि हमारे देश में अलग अलग आस्था के हमारे जो भारतीय भाई बहन, उनके बीच में एक समरसता है। ऐसी बात नहीं कि बिल्कुल एब्सेंट हो गई है, लेकिन कुछ मुद्दों पर समझदारी के अभाव में वो कुछ समय के लिए बिल्कुल वो नष्ट हुआ दिखता है। तो दुख बस इसी बात का है कि यदि वो अजान का ध्वनि का स्तर 45 से लेकर 55 के बीच में यदि सीमित न किया गया, तो इसका ये जवाब नहीं कि उसके जवाब में जो है वो चालीसा का पाठ किया जाए। समाधान इसमें है कि निवेदन पूर्वक, नम्रता पूर्वक कहा जाए कि अरे भाई, जो सीपीसीबी माने सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जो ध्वनि का स्तर निर्धारित किया हुआ है, उसी में रखिए और वो मान भी जाएंगे। ऐसा नहीं कि वो नहीं मानेंगे, मान भी जाएंगे, लेकिन उसके जवाब में हम चालीसा पाठ करेंगे, एक रगड़ा, और इससे तनाव बढ़ेगा, नफरत फैलेगी। और ये सभी भारतीय भाई बहन जान लें, विशेष करके हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन ये अच्छी तरह से जान लें कि इस देश में तनाव फैला रहे, नफरत फैला रहे, ये मंसूबा भारत के अंदर जो देश विरोधी ताकतें हैं, और उसमें विशेष करके जो राजनीतिक दल हैं, उन राजनीतिक दलों में सबसे आगे कौन है? ये जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी काकस, जिसको कि आप लोग गलती या भूल से या भ्रम से कांग्रेस कहते हैं, और ये वामदल। इनकी तो डिजाइन ही है, इनका मंसूबा ही है कि देश में नफरत फैला करके इस भारतीय समाज के ताने बाने को कमजोर किया जाए। और इनको मैंने विदेशों से फंड भी मिलते हैं। इसी जीएनपीसी के राहुल ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता भी किया है 2008 में। और कम्युनिस्ट का तो खैर है ही, वामदलों का तो है कि यह देश हमेशा नफरत की आग में जलता रहे और कमजोर से कमजोर बना रहे। तो हम ऐसा करके हैंकड़ीबाजों के आगे झुक करके, उनके आगे यानी वो घुटने टेक करके, हैंकड़ीबाजों के आगे घुटने टेक करके हम इन देश विरोधी ताकतें, देश की दुश्मन ताकतें, जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चंडाल चौकड़ी काकस, जिसको कि आप लोग भ्रम, भूल या गलती से कांग्रेस कह रहे हैं, और वाम दलों के उस मंसूबों को पूरा कर रहे हैं, जो कि वो चाहते हैं कि इस देश में नफरत और आपसी तनाव बिल्कुल फैला रहे, और हमारा भारतीय समाज और हमारा देश कमजोर होता रहे। तो इसको समझ लीजिए। इस संदर्भ में जो जी हिंदुस्तान वाला, अब हर एक का फर्ज बनता है, चाहे वो मीडिया हो चाहे कोई भी हो,
कि देश में सद्भाव लाया जाए, आपसी समझ लाया जाए। ये करने के बजाय वो जी हिंदुस्तान का एंकर कह रहा है कि एक जिसमें वली और बजरंग बली की टक्कर, बताइए उसकी हिम्मत जरा देखिए, उसके मंसूबा तो हिम्मत जरा देखिए कि टीवी चैनल पर ऐसा कर रहा है। यदि ये देश जागरूक होता और देश में एक मुल्क परस्त और देशभक्त सरकार होती और तो जी हिंदुस्तान जैसे चैनल को तुरंत बंद करके और उस जो एंकर जो कर रहा था कि इस देश में वली और बजरंग बली की टक्कर है इत्यादि रूप में, उसको इन दोनों जी हिंदुस्तान को बंद करके पूर्णतः, और उस जो एंकर है, जो एंकर को देश से निकाला जाता है। इसकी आवश्यकता है। लेकिन मोदी शासन को क्या कहा जाए। जितनी भी देश विरोधी ताकतें हैं जो कि तांडव कर रही हैं, जो तांडव कर रही हैं, इन पर मोदी सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। बल्कि देखने में तो ये आ रहा है कि ऐसी ताकतों के, ऐसे मीडिया चैनलों को ये बढ़ावा देते हैं। उसी से अंदाज जरा ये समझ जाइए कि भारतीय जनता दल अब मैंने देश में भारतीय एकता लाने के लिए, भारतीय सद्भाव लाने के लिए, भारतीय भाईचारा लाने के लिए आज कम से कम 3 साल से और 940 वीडियोस के ऊपर ये जारी कर चुका है और सोशल मीडिया पर ये उपलब्ध हुई है और हमारे भारतीय भाई बहन इसको देख भी रहे हैं और भारतीय एकता के महत्व को समझ भी रहे हैं। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के लोग जो एक भी सामग्री का, यानी भारतीय एकता की एक भी सामग्री का सम्मान करने के लिए तैयार नहीं है। ये इस देश का दुर्भाग्य है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि अपने को राष्ट्रवादी कहने वाली ये पार्टी, अपने को देशभक्त कहने वाली पार्टी जो है भारतीय जनता दल की 940 की संख्या में जारी किए हुए वीडियो में जो सामग्री दी गई है माने भारतीय एकता के लिए, और उसमें से किसी भी सामग्री का ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सम्मान न किया जाना, ये इसके असली मंसूबे को और फितरत को दिखाता है। कोई इस भारतीय जनता पार्टी वालों से जरूर पूछे कि तुम्हारे राष्ट्रवाद में और तुम्हारे देशभक्ति में भारतीय एकता के लिए कोई जगह है कि नहीं है। शायद इनके पास कोई माकूल जवाब नहीं होगा। ये क्यों कि नाम तो लेते हैं राष्ट्रवाद का, अब बाद में उतर आते हैं हिंदू एकता और हिंदू राष्ट्र। कुछ लोग इसको दुविधा कह सकते हैं, दुविधा नहीं, इनकी एक बहुत बड़ी चाल है और इस चाल के जवाब में और भी भारत विरोधी ताकतों को मौका मिलता है। क्या समझते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग क्या बहुत वो अवाम परस्त हो गए? असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग सिवाय इस बीजेपी की जो हिंदुत्व की जो लाइन को दिखा करके वो अपनी राजनीति वो चमका रहा है। आज बीजेपी कम से कम हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करता तो शायद असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों की राजनीति समाप्त रहती। तो उसकी पूरी राजनीति जो है, असदुद्दीन ओवैसी पूरी राजनीति जो है वो जिंदा रखे हुए है बीजेपी का हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व।
जबकि देश को जरूरत है भारतीयता की। अब सब इतने यानी ये मानसिक रूप से माने क्या कहते हैं कि मानसिक रूप से इतना ड्रेल्ड हैं सब बीजेपी वाले कि कहते हैं कि भारतीयता कोई अलग अलग थोड़ी है। ये यहां तक उनकी हिम्मत जरा देखिए। वो कहते हैं कि भारतीयता कोई अलग थोड़ी है, जो हिंदुत्व है वही भारतीयता है। इस हैकड़ी को खत्म करना होगा। भारतीयता जो है का किसी भी पंथ से कुछ भी लेना देना नहीं है। हर एक पंथ का एक कर्तव्य बनता है कि वो भारतीयता के भाव को मजबूत करे। यदि इनको थोड़ी भी अकल, बीजेपी वाले, अकल तो बहुत है, अकल की कमी नहीं है, धूर्त बहुत है। हमारे जो सेना के जवान हैं, क्या वो हिंदुत्व की रक्षा के लिए जान दे रहे हैं? क्या इस्लाम की रक्षा के लिए जान दे रहे हैं? वो सिर्फ भारत और भारतीयता के लिए। जरा इस बात को समझे ना। लेकिन हर एक दिमाग में जो है वो जहर भरना, हिंदुत्व का जहर भरना। और वैसे हिंदुत्व का जहर नहीं हो सकता। मैं इसके लिए थोड़ा सा माफी चाहता हूँ। हिंदुत्व का जहर तो हो ही नहीं सकता। हिंदुत्व एक महान पंथ है, लेकिन अब महान पंथ का एक तकाजा है कि वो भारत राष्ट्र हमारा कैसे मजबूत हो। अब उसके दायित्व की आवश्यकता है। उदाहरण दिया गया कि एक जापान देश और वहाँ के नागरिक की एक आम भावना, और यहाँ तक कि वो बताया गया कि आम जो है नागरिक जापान का, उसने कहा कि भाई जो वक्त आएगा, वक्त का जब तकाजा आएगा तो वो अपने पिता को भी समाप्त करके अपने बौद्ध धर्म को बचाएगा। लेकिन वक्त ऐसा भी आएगा, मान लीजिए, तो वक्त ऐसा भी आएगा जो कि अब अपने मैंने बौद्ध धर्म और राष्ट्र जापान के बीच में चुनाव करना हो तो बिल्कुल स्पष्ट है कि क्या कि यदि ऐसी आवश्यकता पड़ेगी तो हम अपने बौद्ध धर्म को समाप्त करके अपने देश को बचाएंगे। इन बीजेपी वालों से जरूर पूछा जाना चाहिए। हम नहीं कहते हैं कि इनसे नहीं पूछा जाना चाहिए कि क्या ये वक्त आने पर मैंने अब ये हिंदुत्व को समाप्त करके भी भारत राष्ट्र को बचाएंगे। और ये सवाल सिर्फ इन्हीं से नहीं, जो इस्लाम के नाम पर बहुत राजनीति करते हैं और भी बहुत कुछ करते हैं। उनकी खुराफात एक दूसरी है। कट्टरवादी तत्व जो है, सभी नहीं, कट्टरवादी तत्व वहां भारत के अंदर आदर्श नहीं खोते हैं। उनके आदर्श भारत में उनको मिलते ही नहीं है। सारे आदर्श खोजेंगे टर्की में, सारे आदर्श खोजेंगे अरब में। ये उनकी गद्दारी है। यहीं पर तमाम सूफी संत हैं, तमाम निधियां हैं जो कि हमारे इस्लाम आस्था से ही निकली हैं। और भी निधियां हैं, और इसका प्रमाण एक बार मैंने देखा था कि एक इस्लाम आस्था वाली महिला, एक इस्लाम आस्था वाली हमारी भारतीय बहन, वो व्यक्तिगत उसकी बहस हो रही थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महोदय से, और उसने इसका परिचय दिया कि हमको गर्व है स्वामी विवेकानंद पर और सूफी संतों पर। यही होना चाहिए। हमारे सभी इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन उन कट्टरपंथियों को सिखाएं। सारे आदर्श इस भारत की मिट्टी में ही मौजूद हैं। भारत को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ कट्टरवादी सिखाते हैं कि नहीं, यहाँ के आदर्श, भारत की मिट्टी के आदर्श को छोड़ दो।
आदर्श वहां से लाओ, अरब और टर्की से। ये भी मानसिकता को जो कि कुछ कट्टरवादी तत्व इस्लाम आस्था के हैं, उसको नष्ट किए जाने की आवश्यकता है। तो बात चल रही थी कि हमारे देश में सद्भाव कैसे स्थापित किया जाए। तो अब आपने देखा होगा कि जी हिंदुस्तान के एंकर की बात चल रही थी कि वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि वली और बजरंग बली। बताइए उसकी हिम्मत जरा देखिए। मैंने वली में और बजरंग बली में कोई फर्क है, लेकिन उसका टक्कर की बात कर रहा था। हमारे लिए प्रभु राम, कृष्ण, भोले शंकर, विष्णु भगवान, ब्रह्मदेव इत्यादि और हमारे दुर्गा माता, लक्ष्मी माता उसी प्रकार आदरणीय हैं जितना कि हमारे अल्लाह, खुदा, गॉड, वाहेगुरु सभी लोग आदरणीय हैं। ये सीखना पड़ेगा सबको। इसमें भेद विभेद करके और इनके नाम पर जो है समाज में नफरत, तो नफरत की बात जो है वही कट्टरवादी तत्व और हैंकड़ीबाज। तो कट्टरवादी तत्व और जो हैंकड़ीबाज जो तत्व हैं, एक तो इनके झांसे में मत आइए, इनके बहकावे में नहीं आना है। और बहकावे में नहीं आना है, इतना ही नहीं, यदि पता लग गया कि वाकई में ये इस तरह से कर रहा है कुछ, समाज में कुछ इस तरह से नफरत फैलाने का ये काम कर रहा है, तो तुरंत इसको लात मार करके बाहर करिए। ये सभी हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन कम से कम यहाँ से शुरुआत करें। और जी हिंदुस्तान जैसे टीवी चैनल को जो कि एंकर है, उसका भी बहिष्कार करें। इसमें जो आरएसएस की जो करतूत है, आरएसएस अपने दिखाता है कि हम बहुत एक देशभक्त और सांस्कृतिक संगठन है, लेकिन जो उसके कर्तव्य हैं, जो उसकी करतूतें हैं, जैसा कि वो अपना दम्भ भरता है, ठीक उसके विपरीत है। ठीक। और हम नहीं कहते कि सिर्फ आरएसएस अकेला है। आरएसएस के ही समानांतर वो जमायत उलेमा, जमायत हिंद, इस तरह के वो भी भ्रम फैलाने का एक काम करते हैं। और इन सभी संगठनों को भारत के हित में जो है बंद किया जाना चाहिए अविलंब। अब थोड़ा सा ये जो आरएसएस है, एक झूठ का कभी सहारा लेता है, ये सभी लोग जानते हैं। और भारतीय जनता दल ने तो कई बार बताया हुआ है कि हमारा जो देश है भारत, वह भारतीय संविधान के द्वारा संचालित, नियंत्रित, निर्देशित और आदेशित, अंग्रेजी में कहा जा सकता है इट इज कंट्रोल्ड बाय इट इज कंट्रोल्ड, कंडक्टेड, डायरेक्टेड एंड मैंडेटेड बाय भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के कारण ये हमारा जो राष्ट्र, जो भारतवर्ष है, ये भारत गणराज्य है। इसको न भूलिए। भारत गणराज्य है या इंडियन रिपब्लिक है या भारतीय गणतंत्र है, यही इसकी वास्तविकता है। लेकिन इसकी दुष्टता तो अब देखिए आरएसएस की, वो कहता है कि नहीं ये हिंदू राष्ट्र है। सारी खुराफात जो है इनसे शुरू होती है। जब वो हिंदू राष्ट्र कहता है तो असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग पैदा हो जाते हैं और उनकी राजनीति इसी पे चमकती है। लेकिन भारतीय जनता दल बराबर सिखा रहा है कि हमारा यह राष्ट्र
भारत गणराज्य है, भारत गणराज्य ही रहेगा। कोई कितना भी भ्रम झूठ फैला ले, और जो कि हमारे भारतीय संविधान की वो ताकत है, जो संविधान हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आदि ने अथक परिश्रम 3 साल से अधिक करके ये संविधान बनाया है, और ये विश्व का अप्रतिम संविधान है। कट्टरवादी हैकड़ीबाज इस पर भी आक्रमण करते हैं। उन सारे इस तरह के तत्वों को उनको पस्त किया जाना चाहिए, उनको पंग किया जाना है, जो कि भारतीय संविधान पर वो आक्रमण करते हैं। कुछ चूक हो गई है, मानता हूं। अरे पहली बार पूरे भारत को समेटने वाला एक संविधान बनाया गया, थोड़ी बहुत चूक हो सकती है, हाँ, लेकिन वो चूक जो है देश के दुष्ट गिद्ध की तरह आंख लगाए रहते हैं, उसी का दुरुपयोग करते हैं। अब जैसे एक चूक छूट गई, अब एक चूक हो गई कि भारत को कहना चाहिए कि ये भारत माने अस्तित्व भारत का है, और प्रांत तो इसकी प्रशासनिक इकाइयां हैं। इस रूप में जो है भारतीय संविधान को बोलना चाहिए। अब पता नहीं उन लोगों के दिमाग में क्या क्या आया, उन्होंने लिख दिया इंडिया दैट इज भारत, ये यूनियन ऑफ स्टेट्स। बस देश में विखंडनकारी ताकतों का तांता लग गया। बस एक उनको मैंने छिद्र मिल गया, होल मिल गया, तो मैंने संविधान की अपनी तरफ से व्याख्या करके विखंडन की राजनीति चलाने लगे। और इसमें कौन समझा के रहा? यही गद्दार राहुल गांधी। कौन रहा? गद्दार राहुल गांधी। इसी पर बोला कि भारत कोई राष्ट्र है ही नहीं, वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है। इसलिए इसमें अविलंब संशोधन करने की आवश्यकता है कि उसमें मैंने जो भी लिखा उसके स्थान पर, अच्छा, और इंडिया शब्द भी डालिए ही मत। इंडिया शब्द जो है आयातित शब्द है, इंपोर्टेड शब्द है, उसकी यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो विदेशी मानसिकता है कि अभी इंडिया 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 किए हुए हैं, तो हमारा देश न तो इंडिया है न तो हिंदुस्तान है, भारत है। और भारत का हिस्सा ही ये पाकिस्तान भी है, भारत का हिस्सा ही बांग्लादेश है, भारत का हिस्सा सभी है। और सभी इस भारतीयता के आधार में जब एक साथ होंगे, वो होगा अखंड भारत। तो जो पहली लाइन है हमारे संविधान की कि इंडिया दैट इज भारत, ये यूनियन ऑफ स्टेट, इसके स्थान पर भारत विथ स्टेट्स एज इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। यदि हिंदी में इसका अनुवाद किया जाए कि भारत और उसके जो प्रांत जो हैं वो प्रशासनिक इकाइयों के रूप में, बस तब ये स्थिति, यदि ऐसा नहीं होगा तो तब ये गद्दार राहुल गांधी जैसे लोग जो है देश को विखंडित करने वाले ये राहुल गांधी को मौका नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात बहुत है कि यह देश को विखंडित करने वाला गद्दार राहुल गांधी जो कि है, इसकी सभाओं में कौन लोग जाते हैं? असली सवाल यह है, ये किस अधिकार से जो है जो इस देश को विखंडित करता है, किस अधिकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, और किस अधिकार से ये गद्दार चैनल वाले जो है इस देश के गद्दार चैनल वाले इसको दिखाते हैं। गुस्सा आता है राहुल गांधी को। आज तक ये चैनल वाले गद्दार तक नहीं बोले, बीजेपी गद्दार तक नहीं बोली। यही तो बीजेपी की सबसे बड़ी गद्दारी है। देखिए, इतना वीडियो जारी हुआ और बीजेपी के द्वारा, बीजेपी नेताओं के द्वारा सिखाए पढ़ाए छोट भैये जब वो भारतीय जनता दल के साथ आकर बात करते हैं
इतनी गंभीर बातें जो है कि ये बीजेपी जो है राहुल गांधी को न तो गद्दार मानती है, और यदि देश इसको गद्दार न समझे, इसकी साजिश कर रही है, इस पर वो बोलने को तैयार नहीं, क्योंकि उनकी मानसिकता इतनी प्रदूषित है। उनके मन में सिर्फ सनातन सनातन, पता नहीं सनातन वाली बात उसकी खुद है कि सनातन का स्टिकर उन सब ने वो लगा रखा है। उनको आईना दिखाने की आवश्यकता है। वो जो सनातन के रहते हैं कि भैया मेरे, यह देश सुरक्षित रहेगा तभी सनातन भी सुरक्षित रहेगा, और हमारा हिंदू सनातन जो हमारी परंपरा है, आस्था है, आदर्श है, वो भी सुरक्षित महफूज रहेगा, और इसी प्रकार और भी पंथ जो सुरक्षित रहेंगे। इसलिए प्राथमिकता जो है वह मूल को सुरक्षित करने की है। ये सनातन मत चिल्लाओ, लेकिन नहीं, तो इसीलिए तो कहा जा रहा है कि भारतीय अवाम ताकत दल के 940 से अधिक जो सामग्री दी गई है देश में सिर्फ एकता के लिए, आपसी भाईचारा के लिए, वो सामग्री का इन जो नकली राष्ट्रवादी और नकली देशभक्त बीजेपी के लिए इसका कोई मोल नहीं है, और न महत्व है। और यही इनकी पहचान है कि ये नकली राष्ट्रवादी भी हैं और नकली देशभक्त भी हैं। समस्या इससे है, जरा समझिए कि समस्या इससे है। इनके जितने भी शिवा सालार हैं यूट्यूब पर, चाहे वो कभी दिखता है गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, वो क्या बोलता है, अखंड हिंद। दूसरी ओर जो है वो मोहन भागवत आरएसएस वाला कहता है वो अखंड भारत। यही तो इनका घालमेल है। इस घालमेल को समाप्त करना होगा कि जो अखंड हिंद है वही अखंड भारत है। गलत। इस अवधारणा को समाप्त करना होगा। तो ये समझ लिए कि ये बात इतनी साधारण सी नहीं है। वो कभी अखंड हिंद बोल करके, कभी अखंड भारत बोल करके, ना तो ये हिंद के हैं ना तो ये भारत के हैं। ये हैं सत्ता हथियाने वाले इस देश के दुश्मन। सिर्फ इनको सत्ता चाहिए, बस इन्होंने बस स्टिकर लगा रखा है, राष्ट्रवाद का स्टिकर लगा रखा है हिंदुत्व का। न तो इनको हिंदुत्व से मतलब है, न तो इनको देश मतलब। सत्ता के कीड़े हैं ये। तो इस रूप में हमारे देश के लोग इनको पहचाने। बहुत स्टिकर वो लगा रखी जेएनपीसी कि हम एकता के लिए। बताइए, वह देश को बांटती है। पाकिस्तान भी उसने बनवाया। जो शेष भारत बचा उसमें भी किस तरह से बांट करके जो है तार कर दिया इस देश को। वो भी कहते हैं कि हम एकता के लिए हैं। तो यही तो सिबत इस बात की कि जितने देश के दुश्मन हैं वो आकर्षक और लुभावने जो है वो स्टिकर वो लगाए हुए हैं। तो वही स्टिकर इनका बिल्कुल माने छली और कपटी है और आडंबर पूर्ण है। बीजेपी वालों का राष्ट्रवाद। दो बार वोट मिल गया इनको संसदीय चुनाव में, लेकिन ये छलने वाला है। इनके राष्ट्रवाद को तो देश ने देख लिया। इनके राष्ट्रवाद मतलब है कि देश में जितनी भी भारत विरोधी ताकतें हैं सबको पाल पोस के रखना। ये बीजेपी वालों का, मोदी जी का यही राष्ट्रवाद है और यही उसकी हैसियत। पत्रकारों का गिरोह है। पत्रकारों का गिरोह जो जेएनपीसी के चमचे हैं और लुटियन
जो पत्रकार हैं वो बदस्तूर भारत के खिलाफ हमेशा जो है वो रचनाएं करते रहते हैं। उनके तर्क जरा सुनिए। वो सब इसी राष्ट्रवादी, नकली राष्ट्रवादी मोदी जी के सरकार के अधीन कर रहे हैं। छोटे किस्म के जो है मीडिया, द क्विंट, द प्रिंट, द वायर, कारवां, उनकी भी गतिविधि वो भारत विरोधी है, लेकिन वो भी मोदी महोदय के जो है इस सरकार के संरक्षण में चल रहे हैं। पत्रकारों को मैंने बता दिया जो कि शुरू होता है रवीश कुमार से, रवीश कुमार, आशुतोष, मुकेश कुमार इत्यादि, तो 40 से 41 का गिरोह है। उसकी भी गतिविधियां बदस्तूर जारी हैं राष्ट्रवादी मोदी जी की सरकार के अधीन, उसके संरक्षण में। इसी प्रकार हम जो बौद्धिक वर्ग का है ये गिरोह है, जिसको कि कभी जिसको कभी इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट भी कहते हैं, अर्बन नक्सल भी कहते हैं, बारूदी बौद्धिक वर्ग भी कहते हैं, और हमेशा ये देश के खिलाफ रचनाएं करते रहते हैं। और इस प्रकार मीडिया भी है। और ये कोई नई बात है, बराबर ये जो है भारतीय जनता दल इन देश विरोधी ताकतों का नाम लेकर के भाई इस नकली राष्ट्रवादी मोदी को इस यूट्यूब के माध्यम से बताता रहता है, लेकिन ये सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए इन सारी भारत विरोधी ताकतों को पालते हैं कि इन्हीं को दिखाएंगे तब माहौल बनेगा। मतलब इनका मुख्य उद्देश्य सत्ता हथियाना है, देश को इन भारत विरोधी ताकतों से रक्षा नहीं करना है। यदि कोई देशभक्त किस्म का होता है तो इन सारी ताकतों को पस्त करता, पंग करता और देश के बाहर निकलता उसको। लेकिन ये सबको पाल पोस करके, अब पाले पोषण बनी इतने अंधे हैं बीजेपी के सिखाए पढ़ाए, या बीजेपी के नेता अंधे हैं। अगर पूछते हैं भारतीय जनता दल के पदाधिकारी से कि ये पालना क्या होता है, ये गद्दार क्या होता है, बताइए। इस तरह के सवाल वो क्या दिखाते हैं? सामने दिख रहा है कि देश विरोधी ताकतों को ये नकली राष्ट्रवादी मोदी या उनकी सरकार इनको पाल पोस रही है। इनकी गतिविधियों में जरा भी कमी नहीं आ रही है। कितनी घटना हो गई, सीए पर 2 बार हिंसा हो गई, कृषि कानून पर जो है करीब साल भर तक चलता रहा, और कितने किसान हमारे मर गए। और उसमें जो है आतंकवादियों का भी भूमिका, भारत के अंदर जो भारत विरोधी ताकतों का जमावड़ा ये देश ने देखा था। और वो नारकीय जीवन दिल्ली में जो ट्रैफिक जाम करके बैठे हुए थे, न दिल्ली के हमारे भारतीय भाई बहन आ सकते थे, न जा सकते थे। और दिल्ली के नहीं, दिल्ली के आसपास के लोग, उनके धंधे बंद हो गए। जो छोटे छोटे जो किसान भारतीय भाई बहन हैं, उनके धंधे बंद हो गए। वो किसान भारतीय भाई बहन अपने खेतों में सब्जियां उगा करके दिल्ली की मंडियों में जो बेचा करते थे, उनके धंधे बंद हो गए। तो कार्य नहीं कहा जाएगा, यह देश विरोधी ताकतों का बिल्कुल हितैषी टाइप का ये सरकार है। और ये कहती है कि हम राष्ट्रवादी हैं। किस किस्म के राष्ट्रवादी भाई? देश की जरूरत है कि देश को ऐसे राष्ट्रवादियों की जरूरत नहीं है। और जब ये अब देखिए, जब ये इन सबों ने देखा, इनकी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि अभी भारतीय जनता दल तो
यूट्यूब के माध्यम से, अभी सोशल मीडिया के जरिए ये भारतीय एकता की बात कर रहा है और कुछ जनता भी इसमें शरीक हो रही है। ये पता इनको है, जनमत भी तैयार हो रहा है। तो इनकी मुख्य चिंता है कि इनके जो विखंडनकारी जो गतिविधियां हैं, जो विखंडनकारी जो गतिविधियों की जो दुकान लगाए हुए हैं, स्टिकर चिपकाए हुए हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं और हम जो है देशभक्त हैं, तो उन दुकानों का क्या होगा? उस दुकान में स्टिकर लगा है राष्ट्रवाद का और स्टिकर लगा है देशभक्त का, लेकिन वहां जो माल मिलता है वो घृणा का माल मिलता है। तो घृणा का और नफरत और विखंडन का। तो उन माल को कौन पूछेगा? जब जनता जो ये चाहे कि नहीं हमको एकता चाहिए, भारतीय एकता चाहिए, तब इनके माल का क्या होगा? वो कैसे बिकेगा भारत के बाजार में? तो असली चिंता इनकी यही है कि भारतीय वाम ताकत दल की जो भारतीय एकता की जो मुहिम, जो आंदोलन है, अब इसमें जनता शरीक हो रही है। और यदि पूरी जनता इसमें शरीक होगी और भारतीय एकता का माहौल आ गया, तो फिर इनकी दुकान का क्या होगा? ये इनकी चिंता है। ये और इसीलिए कोई नैतिक साहस इनका नहीं है कि भारतीय जनता दल के इस भारतीयता के विचार का ये सामना कर सके। वो नैतिक बल नहीं है। अब चूंकि हमारी आवाम इसमें शामिल हो रही है, तो कहते कैसे हैं? कुछ लोग हमारे कैडर को भड़का रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता दल सभी को एक साथ लाना चाहता है, भारतीय माहौल लाना चाहता है। तो ये बीजेपी के कभी अमित शाह भी बोला था, अब मोदी महोदय भी बोलते हैं, ये और लोग भी है। कुछ लोग भड़का रहे हैं, इनको ये भड़काना। यदि हम देश में एकता की बात करें तो ये वो एकता इनके लिए भड़काना होती है। और सिर्फ बीजेपी ही भड़काना नहीं करती है, वो असदुद्दीन ओवैसी के लोग भी कहते हैं कि भड़का रहे हैं, क्योंकि वो भी एक विखंडन की राजनीति करता है। तो जो जितने भी विखंडन की राजनीति करने वाले हैं, उनकी अपनी दुकान बचाने की चिंता है। और साथ साथ उनकी दुविधा यह है कि आखिर भारतीय एकता का वो सामना कैसे करेंगे। लोग कहते हैं कि भाई असदुद्दीन ओवैसी वकील है, सुप्रीम कोर्ट में लॉयर है। ये भारतीय जनता दल बराबर पूछा कि भाई तो तुम किस किस्म के लॉयर? इस समाज को बांट करके तुम जो है मुसलमान बोल करके जो है तुम राजनीति करता है, उसको चमकाता है। तुम किस किस्म के लॉयर भाई? तुम लॉयर तुम बने होगे तो भारत के संविधान भी पढ़े होगे। वो अपने शुरुआती प्रस्तावना में कहता है कि हम भारत के लोग, तुम उसका भी पालन करने को तैयार नहीं हो और अपने को कहते हो कि हम सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। लानत है ऐसे वकीलों पर, लानत है इस देश के नागरिकों पर। और कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि जो इनकी सभाओं में आते हैं उनकी मानसिकता पर भी लानत है। और यदि सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी का ही वर्णन किया जाए, हालांकि शायद उसके छोटे भाई को किसी अदालत ने छोड़ दिया। अदालतों का तो हिसाब ही अलग है। अब अदालतों के विषय में ये का वर्णन शुरू हो जाएगा तो फिर ये एपिसोड भी अनावश्यक रूप से वो लंबा हो जाएगा। इसी अदालत ने ना कन्हैया कुमार को छोड़ा था। कन्हैया कुमार को जो कह रहा है भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी,
उसी को दिल्ली हाईकोर्ट ने वो जमानत दिया। इस दिल्ली हाईकोर्ट को शर्म नहीं आई कि उसके लिए देश बड़ा है कि देश का कानून। तो ये कोर्टें भी बहुत बेशर्म हैं। यह तो किसी वो निचली अदालत से जो है वो असदुद्दीन ओवैसी का छोटा भाई अकबरुद्दीन ओवैसी वो बरी हो गया। तो अदालतों का भी जो काम है, जो इस देश में इस तरह की जो आग लगी हुई है उसमें घी डालने के बराबर है। तो उनकी व्यथा कथा के लिए अलग से वीडियो जारी होगा। क्या वीडियो, क्या उनको आईना वो दिखाना पड़ेगा। हालांकि वो देखने के लिए तैयार है नहीं, लेकिन जुडिशियरी को आईना दिखाना बहुत जरूरी है। देश की जो दुर्दशा है उसमें उनका भी हाथ है। वो बड़े सफाई से वो पॉलिटिशियन पर सारा इल्जाम मर देते हैं, लोगों पर मर देते हैं और अपने को बहुत साफ पाक निकल जाते हैं। लेकिन जो देश के हालात हैं, जो देश की दुर्दशा है, जो उसकी मानसिकता बनी हुई है, उसमें जुडिशियरी का भी उतना ही अंश है, उतनी भागीदारी है। क्या जुडिशियरी को कभी शर्म आई कि एक आतंकवादी के लिए जो है वो रात के 2 बजे वो खुलवाता है कोर्ट? हमारे आपके लिए खोल सकता है वो? नहीं खोलेगा ना। आतंकवादी के लिए इसने खोला और इसको आज तक शर्म नहीं आई और आज तक इसने जो है देश के आगे उस शर्म को जो इसने प्रकट नहीं किया। तो क्या बात करेगा ये, क्या बात करेगी ये जुडिशियरी? तो इनसे कोई खास उम्मीद नहीं है। हाँ, इनके पास सत्ता है, आपको जेल भेज देंगे, आपको तलब कर देंगे और जो आपसे जो है वो मिलाड कहलवाएंगे, ये सब है। तो ये सब जो है ढोंगपंथी जो है चलेगी जब तक कि इस तरह की कार्य सरकार में मौजूद रहेंगे, तो इस तरह की बातें चलेंगी। तो बात चल रही थी असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी अकेले थोड़ी है। इससे ज्यादा खतरनाक है वो गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ। जो बताइए, इस देश में अब जिस भाईचारे के लिए बराबर भारतीय जनता दल प्रयास कर रहा है, लोग इसके महत्व को समझ रहे हैं, आवाम भी इसके महत्व को समझ, भाईचारा बहुत जरूरी है। अच्छा, एक बात और, ये जो कट्टरवादी तत्व हैं इसके, हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के, वो अक्सर उपहास उड़ाते रहते हैं गंगा जमनी तहजीब का। गंगा जमनी तहजीब इस देश के लिए बहुत आवश्यक है और सबको समझने की जरूरत है और सबको इसका महत्व, सबको इसका यानी सबके द्वारा इसको महत्व देने की आवश्यकता है। लेकिन ये कट्टरवादी तत्व जो हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के हैं, वो गंगा जमनी तहजीब का, द्वाबी संस्कृति का, दोनों का मजाक उड़ाते हैं। और उसी से एक कदम आगे बढ़ करके ये गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जो है, जिस भाईचारे की कितनी आवश्यकता है हमारे देश को, या हमारे देशवासी भी इसको महसूस कर रहे हैं, उसका उपहास उड़ाता है ये गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ। गंगा जमनी तहजीब का तो मन उपहास करता ही है, द्वाबी संस्कृति का उपहास तो करता ही है। भाईचारा जो कि आप देख रहे हो कि भारतीय जनता दल उसके शुरुआती प्रस्तावना में बार बार बोलता है भारतीय भाईचारा। तो उस भाईचारा का ही वो उपहास करता है। ये कौन? ये गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ। कहता कैसे है कि भाईचारा वगैरह कुछ नहीं है, वो भाईजान बन गए और हम चारा हो गए। ऐसे इस तरह से, इस दुर्भावना से, बताइए भाईजान। देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि भाईजान, मम्मी जान, चचा जान,
जो हमारे एक आदर सूचक संबोधन है हमारे इस्लाम आस्था वाले, भारतीय भाई बहनों के तबके के जो जिसका कि सम्मान जो है प्रत्येक भारतीय भाई बहन के द्वारा किया जाना चाहिए। और पुष्पवंत कुशेश्वर हुआ, ये योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, ऐसे लोगों को जाना चाहिए। गुजरात में हर संबोधन भाई का ही होता है, उसमें भाई शब्द वो लगा रहता है और भाई के साथ ही बोलते हैं। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, आप कोई भी नाम उठा के देखिए, गुजरात के नामों में भाई शब्द अनिवार्य रूप से रहता है। और जितनी महिलाएं हैं उनमें बहन का होता है, तो बहन को मैंने गुजराती भाषा के अनुसार बहन तो नहीं कह पाते, बोलते हैं बेन, या आनंदी बेन पटेल जो है वो आनंदी बहन पटेल है। तो जिस गुजरात में भाई बहन का हर एक नाम में इस्तेमाल होता हो, वही भाईजान के लिए ये कट्टरवादी और देश विरोधी, देश के गद्दार जो है पुष्पवंत कुशेश्वर और योगी आदित्यनाथ जैसे जो है उसी का उपहास करते हैं। इसको समझिए ना। तो बात चल रही थी कि इसे जेएनपीसी ने तो इस देश को तबाह किया हुआ है, लूटा भी है और लूट भी मचाई है और देश को तार किया है और गरीबों को नारकी जीवन दिया है, सारी संस्थाओं को बंधक बनाया है। अब वो देखिए, जिसने सारी संस्थाओं को बंधक बनाया है, अब वो कह रहा है कि देश में लोकतंत्र खत्म है। उसको आईना दिखाने की जरूरत है और भारतीय जनता दल बराबर उसको आईना दिखाएगा। यह देश का सबसे बड़ा अभिशाप संगठन है जेएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चंद्रा चौकड़ी कॉकस। अब इसके बाद यह जो है नकली राष्ट्रवादी, नकली देशभक्त, अब ये राष्ट्रवाद के नाम पर जो है वो वोट बटोर रहे हैं और हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के दिमाग भरे हो कि नहीं हिंदू राष्ट्र बनेगा फलान है। तो इस तरह से झूठ बोलने वाले जो है और लोगों के दिमाग में भरने वाले सिर्फ बीजेपी वाले, आरएसएस वाले, इनसे उन्हें जो है मानसिक रूप से इस देश को तबाह कर रखा है। उन्हीं से प्रेरित होकर के जो कट्टरवादी तत्व जो हैंकड़ीबाज हैं उन्हीं से ताकत लेते हैं। समस्या यहाँ है, लेकिन इन समस्याओं से घबराना नहीं है। भारतीय जनता दल अभी संसाधन के लिए तो कोशिश कर रहा है और कई साल से कर रहा है, कामयाबी नहीं मिली, कोई बात नहीं है, लेकिन आशान्वित है कि हो जाएगा। तो निश्चित है कि एक टोली बनाएगा जिसमें कि विभिन्न आस्था के लोग जो भारतीय भाई बहन हैं उस टोली के सदस्य होंगे और उनको यही बताएगा कि आप जो मूलभूत जो आपका कर्तव्य है कि आप जो है समझदारी का परिचय दीजिए, आपसी समझदारी का। और समझदारी में पहला जो कदम है कि कट्टरवादियों को जरा भी सहमत दीजिए। कट्टरवादी आकर के कोई आपके समाज में बोलता है उसको तुरंत जो है समाज से बहिष्कृत करिए, या जैसा कि मैं कहता रहता हूं उसको लात मार करके बाहर करिए। और कोई मुद्दा है आपसी समझ से, उसका उदाहरण जैसे मैंने बताया कि मान लीजिए अजान का उसका ध्वनि स्तर जो सीपीसीबी ने निर्धारित किया है, जिसको न्यायालय ने भी माना है, तो उसी दायरे में रखिए उसको। और ये आपसी समझ वाली बात है और आपसी समझ का परिचय भी आप दे सकते हैं और आपसी समझ का परिचय देना ही देना है। यदि आपसी समझ का परिचय नहीं देंगे तो ये भारत विरोधी, भारतीय समाज विरोधी, हैंकड़ीबाज, असामाजिक तत्वों को जगह मिल जाएगी, स्कोप मिल जाएगा। तो भारतीय समझ लाने की परम आवश्यकता है। तो भारतीय जनता दल बल्कि एक टोली बनाएगा
और एक ही टोली नहीं, हो सकता है कि कई टोली, आवश्यकता के अनुसार वो विभिन्न जो है हमारे समूहों में है, अब विभिन्न आस्था के मानने वाले समूहों में जाकर के ये संदेश देगा कि आपसी समझ बढ़ाइए, भारतीय एकता लाइए, भारतीय समरसता लाइए, सामाजिक समरसता लाइए। इसकी देश को सख्त आवश्यकता है, क्योंकि देश को काम रखना है, देश को महफूज रखना है इन देश विरोधी ताकतों से। चुनाव का माहौल हो या न हो, लेकिन जैसे कि ये राहुल गांधी है, असदुद्दीन ओवैसी है, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ है और नरसिम्हानंद है, इनकी सभाओं को शून्य करना होगा। वो कुछ कार्यकर्ता सिखाए बड़े छुटभइये बीजेपी के जो आगे बात करते हैं, तो वो तर्क दे रहे थे कि नरसिम्हानंद की सभाओं में कार्यकर्ता होते। कार्यकर्ता हो चाहे कोई भी हो, अवाम बिल्कुल शून्य होना चाहिए इन भारत विरोधी ताकतों से। नरसिम्हानंद जो है कितना भारत विरोधी माने ये ताकत, और वो खुद अपराधी रहा है। उसकी वास्तविकता तो यह है कि वो दीपक त्यागी है, अपराधी, और उस चेहरे को छिपाने के लिए ये बन गया बाबा यति नरसिम्हानंद सरस्वती। तो उसकी पहचान यही है। तो उसके सभाओं का पूर्णतः जो है बहिष्कार किया जाना चाहिए। ये आप सभी लोग उसको शुरू कर दीजिए, इसकी बहुत आवश्यकता है। उसी प्रकार असदुद्दीन या अकबरुद्दीन की सभाओं का भी बहिष्कार कीजिए। गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की भी सभाओं का पूर्णतः बहिष्कार करिए। गद्दार राहुल गांधी की सभाओं का पूर्णतः बहिष्कार करिए। गद्दार कन्हैया कुमार की भी सभाओं का पूर्ण बहिष्कार करिए। और उसी प्रकार गद्दारी ये करता है दिग्विजय, ये भी बिल्कुल हमेशा समाज में जब नफरत फैलती है तो उस नफरत की आग में ये घी डालता है। भारतीय जनता दल ने तो कहा था कि भाई ये देखिए मैंने किस ढंग से इस तरह की समस्याओं का समाधान देते हैं देश को बीजेपी वाले। मान लीजिए रामनवमी, जिसके रामनवमी का जो जुलूस था और जिसमें कि ये आवश्यकता थी आपसी समझ की भाई यदि जुलूस निकलना है तो किन रास्तों से निकलना है, और जिन रास्तों से नहीं निकला करती थी वो जबरदस्ती और हैंकड़ी को लेकर नहीं, इन्हीं रास्तों से निकालना निहायत जो है भारत जो भारतीय समरसता की आवश्यकता है उसके सिद्धांतों के सर्वथा खिलाफ है। लेकिन अपनी ओर से बस सोच लिया कि इस बार जो है वो वहां से निकालना है, कुछ नफरत फैल जाएगी, कुछ जो है तनाव बढ़ जाएगा। तो ऐसा नहीं होता भैया। ऐसा करना है तो उनके समाज बने हुए हैं, उन समाज को बिठा करके आपसी सहमति के आधार पर ही यदि आपको रास्ता बदलना है तो एक पक्ष रहा। और मान लीजिए कि इन समूह ने दुष्टता की और किसी मैंने मस्जिद के आगे से गुजर रहा है तो उसमें किस बात की आपत्ति है? किस बात की आपत्ति है? राम और खुदा में कोई अंतर है? राम खुदा में अंतर करने वाले ही तो जो है ये मानसिकता ही तो इस देश की दुश्मन है। ऐसा करने वाले ही तो देश के दुश्मन हैं। तो चूंकि इस समझदारी का परिचय देने में आप लोग चूक जाते हैं तो भारतीय समाज विरोधी ताकतों को मौका मिलता है।
तो भारतीय समरसता, भारतीय एकता और आपसी समझ की यानी परम आवश्यकता है। और लेकिन समस्या इसमें एक और भी है, जो प्रशासन है वो किनके हाथों में है? जो 80-20 करके ये विभाजन के आधार पर आए हैं, तो प्रशासन की भी मानसिकता को भी तो वो प्रदूषित किए होंगे। अच्छा, इसमें एक बात और कि ये वामन मेश्राम और जीतन राम मांझी जो कि इसी एनडीए का एक पार्ट है, यानी बीजेपी के साथ है, वह भी अनाप शनाप बोलता रहता है। पता नहीं क्या वो प्रभु राम के विषय में क्या क्या बोल रहा था कि उनका कोई अस्तित्व नहीं है। मेश्राम कह रहा था कि प्रभु राम जो रूस के हैं। तो ये उलूल जुलूल तर्कों के साथ आते हैं। इसी प्रकार के तर्क तो ये भी दे रही थी, ये जीएनपीसी भी दे रही थी प्रभु राम के विषय में कि प्रभु राम का तो कोई अस्तित्व नहीं है, वो तो काल्पनिक है। और जब मंदिर बन रहा है, तो जब प्रभु राम का मंदिर बन रहा है तो उसका श्रेय लूटने में सबसे आगे। तो इतने गद्दार हैं सब जीएनपीसी वाले। उसका जो प्रमोद कृष्णम और आलोक शर्मा और उन्हीं गद्दारों के प्रवक्ताओं को ये टीवी चैनल वाले बुलाते हैं। तो ये भी बड़े बेशर्म है। देखिए, जो प्रॉब्लम बस एक ही जगह से नहीं है। लेकिन आप लोग सोचते होंगे कि भाई ये भारतीय जनता दल अकेले इतनी समस्याओं का निराकरण करे कैसे, जब हर जगह जिसका प्रदूषण है, फैलाव है, ये कैंसर जो है वो हर जगह फैला हुआ है। तो हमारे भारतीय भाई बहन, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन और हमारे आदरणीय भारतीय आवाम ये समझे कि सब समस्या का निराकरण भी है, दूर हो जाएगा, लेकिन हाँ, वक्त लगेगा। तुरंत जो है वो धूम मत मचाइएगा, उधम मत मचाइएगा, तुरंत उसका समाधान आता रहेगा। और खास करके जो ताकतें हैं और देश विरोधी, इनकी पहचान हमारे शहीद आजम भगत सिंह ने पहले कर ली है कि ये काले अंग्रेज हैं बस। तो इन काले अंग्रेजों से निजात पानी है, दूसरी आज़ादी पानी है, मानसिक गुलामी से। उस मानसिक गुलामी से, जिस मानसिक गुलामी के तहत जो है जो देश के दुश्मन है, ये मानसिक गुलामी उनको पहचान नहीं पा रहे कि ये देश के दुश्मन है। कितने बड़े खेल रही है बीजेपी जो है। अभी भी उसके झांसे में लोग पड़े हुए हैं, अभी उसको गुलाम पड़े हैं। यही है जो है वो मानसिक गुलामी। ये ममता बनर्जी जो है कितने देश की दुश्मन है। अभी तमाम इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन उसके जो है वो मानसिक गुलामी के चलते ही उससे चिपके हुए हैं, इस गद्दार ममता बनर्जी से। इस प्रकार और भी मानसिक गुलामी के तमाम कई उदाहरण हैं। तो भगत सिंह का वो आह्वान, ये काले अंग्रेज है, और उन्हीं से आशीर्वाद लेकर भारतीय जनता दल बराबर कर रहा है कि इन काले अंग्रेजों से निजात और मानसिक गुलामी से मुक्ति और दूसरी और वास्तविक आज़ादी। आपसे निवेदन है कि जो हमारे सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुमको आज़ादी दूंगा, उन्हीं से प्रेरित होकर कर रहा कि आप अपना व्यक्तिगत स्वार्थ दीजिए, आप अपना व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागिए। भारतीय जनता दल आपको दूसरी और असली वास्तविक आज़ादी आपको देगा, मानसिक गुलामी के दलदल से आपको बाहर निकाल करके। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक पर चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।